हाँ तो मेरे पुरुष मित्र और महिला मित्र, कृपया करके इस वीडियो को दिल पर ना लें। ये वीडियो बिल्कुल ही मनोरंजन के लिए बनाया गया है और इसमें किसी विशेष पात्र को टारगेट नहीं किया गया है और वीडियो में जो भी बातें बोली गई हैं वो सिर्फ मजे के लिए हैं, इसलिए वीडियो को एंटरटेनमेंट की नज़र से देखना। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझिए। इस लड़की से मिलो। ये एक कोर्ट की जज है और इसके 3 भाई बहन हैं। एक तो अपना मिथुन दादा है और दूसरा ये चिकना। ये कौन है ये तो तुम जानते ही होगे और ये कॉमेडी वीडियो है, इसलिए मैं इसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि गोविल के भक्त मेरे पिछवाड़े में त्रिशूल घुसा डालेंगे। 2 भाई बहन तो हो गए, अब ये तीसरी से मिलो। ये जज की छोटी बहन है। अरे मुझे एक बात बताओ कि ये कौन सी शकल सूरत से इसकी छोटी बहन लग रही है? कहाँ पर ये 40 साल की महिला और कहाँ पर ये 30-31 साल की लड़की? लगता है डायरेक्टर धतूरा फूंक कर मूवी बना रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि ये जो छोटी बहन है इसका हस्बैंड पुलिस ऑफिसर है और सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी ये बेवकूफ़ यहाँ अपनी ससुराल में पड़ा पड़ा अपनी साली के टुकड़ों पर पल रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो अपने घर पर क्यों नहीं जाता? उसके पास तो सरकारी नौकरी भी है, वो आराम से अपनी बीवी और बच्चे का पेट पाल सकता है। लेकिन नहीं, हमें तो जज के तलवे चाटने हैं। Thanks. Love you. अभी इससे मिलो। इसका नाम है सेवक राम और ये एक MLA रह चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा है। ये कितना बड़ा धर्मात्मा है वो मैं तुमको आगे बताऊंगा। ये नेता होने के फ़ायदे उठाकर एक रेस्टोरेंट में फ्री का खाना ठूसने के लिए आता है तो मिथुन दादा उसको अपनी मिसिंग खबर दिखाकर बेवकूफ़ बनाता है और उसी के घर में चला जाता है। वहाँ पर सेवक राम की बीवी जब मिथुन दादा को देखती है तो वो मिथुन दादा को गले लगा लेती है अपना छोटा देवर बोलकर। अबे कौन से देवर भाभी ऐसे गले मिलकर एक दूसरे को प्यार दिखाते हैं? लेकिन अपने मिथुन दादा की ठरक तो अलग ही लेवल पर है। गले थोड़ी लिपटा जाता है, उसके पैर छुए जाते हैं। मैं क्या करूं? इन्हें देख के सिर्फ गले लगने को जीता। What? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अरे मुझको एक बात बता दे, तूने इस बुढ़िया में ऐसा क्या देख लिया जो तू ऐसा बोल रहा है? छी 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 छी, आजकल के लड़कों पर से तो भरोसा ही उठ गया है। ये गधे किसी बुढ़िया को भी नहीं बख्श रहे हैं। सेवक राम का बढ़िया प्लान था मिथुन दादा को उसके घर पर छोड़कर मोटी रकम कमाने का, लेकिन जब सेवक राम जज लेडी सुमित्रा से इस बारे में बात करता है तो उसे पता चलता है कि उसका भूतिया कट चुका है, क्योंकि मिथुन दादा ऐसी हरकतें अक्सर करता रहता है दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और जब सेवक राम इस बात को कन्फर्म करने के लिए अपने घर पर जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी काफ़ी तकलीफ में है और रस्सियों से बांधी गई है और मिथुन दादा उसके घर को लूट पाट करके भाग गया है। अरे हाँ, मैं बताना भूल गया, इस मूवी में अपना पटाखा सावित्री भी तो है जो कि सेवक राम की बेटी है और उनके घर में बहुत सारा कीमती सामान चोरी हो गया है और अपनी सावित्री इतनी पढ़ी लिखी है कि वो इस बात के लिए भी गवर्नमेंट को दोष देती है। दिहाड़ी टाका, ये सरकार क्या कर रही है? सो रही है या जाग रही है? इसका क्या मतलब हुआ? अरे तू मुझे एक बात बता, पहले तूने इतनी पढ़ाई लिखाई की और तुझे इतना भी नहीं मालूम कि चोर चक्के के पीछे भागना गवर्नमेंट का नहीं बल्कि पुलिस का काम होता है। अब तो सेवक राम पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके घर में जितना भी माल चोरी हुआ है वो सब गैर कानूनी था और रिश्वतखोरी का जमा किया हुआ सोना चांदी था। पुलिस को बुलाइए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे वाह, मैडम को अब पुलिस की याद आ गई। अरे मैडम, तुमने ऐसी कौन सी पहले दवा निगल ली थी जो तुम्हारा दिमाग घास चरने चला गया था? खैर छोड़ो, मिथुन दादा उस काले धन को गोरा धन बना देता है और उसको गरीबों की भलाई में लगा देता है, जैसे बिजली पानी या हैंडपंप। और इस हैंडपंप का उद्घाटन करवाने के लिए मिथुन दादा मिनिस्टर को बुलाने का आइडिया देता है। हालांकि वहाँ पर मिनिस्टर आता तो है लेकिन अपनी बेइज्जती करवा कर जाता है क्योंकि उसने गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया था और यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए चला आया। वैसे ये मिनिस्टर एक नंबर का हरामी है। इस भलाई के काम को करने के बाद मिथुन दादा जब
अपने रास्ते से जा रहा होता है तो सावित्री मिथुन दादा से अपने घर का बदला लेने के लिए अपनी तितली जैसी दोस्तों के सामने मिथुन दादा की बेइज्जती कर देती है। अब मैन विल बी मैन, वो एक लड़की के हाथों बेइज्जती कैसे सहन कर लेगा। वो ईंट का जवाब पत्थर से देगा और अपना हुलिया एक बूढ़े जैसा बनाकर सावित्री की गाड़ी से टकरा जाता है और ऐसा दिखाता है कि वो तो मरने वाला है। तो उसको बचाने के लिए सावित्री एंड गैंग उसको फार्म हाउस पर ले जाते हैं ताकि अगर वो मर भी जाए तो पुलिस वगैरह का चक्कर में वो ना पड़े। लेकिन मिथुन दादा ऐसा दिखाता है कि उसको ठंड लग रही है तो सारी लड़कियां अपने कपड़े उतार देती हैं और सावित्री को उसके पास सो जाने को बोलती हैं। नोटी हो रहा। अरे मेरा मतलब उसको जिस्म की गर्मी देने को बोलती हैं। अब सावित्री मरती क्या ना करती, वो फटाफट मिथुन दादा के बगल में लेट जाती है तो मिथुन दादा उसको पकड़कर अपना बदला पूरा कर लेता है। अरे वाह, बदला लेने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। मुझे लगता है ये आइडिया मुझको अपनी दोस्त को भी बताना पड़ेगा। छोटा भाई अपने एक फ्रेंड के साथ एक क्लब में जाता है जहाँ पर एक सपना नाम की डांसर डांस कर रही थी। वहाँ पर छोटे भाई का दिल सपना पर आ जाता है तो सामने बैठा उसका बाप ये बात सुनकर चौंक जाता है कि ये लड़का जज सुमित्रा का छोटा भाई है। अब ये जो बाप है ये साला एक नंबर का दल्ला है क्योंकि ये अपनी सगी बेटी को क्लब में नचवाता है और उसके पैसों पर ऐश करता है और दारू पी जाता है। नहीं, मुझे एक बात बताओ, ना तो इसके हाथ पैर कटे हैं और ना ही ये मेंटली डिस्टर्ब है और ना ही इसकी कोई और प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। बिल्कुल मस्त दिख रहा है। तो ये कमीना अपने हाथ पैर चलाकर खुद मेहनत क्यों नहीं करता। अब ऐसे आदमियों को सही भाषा में क्या बोलते हैं वो मुझे तुम लोग बताना। ये लो गरीबो ऐश करो। प्यारी समझ गई। अब इलेक्शन सर पर आ चुका था तो मिनिस्टर इलेक्शन को जीतने के लिए एक बहुत ही बड़ा गंदा खेल खेलता है। वो इस झोपड़पट्टी वाली बस्ती में आता है और वहाँ के लीडर यानी कि जो सबसे पॉपुलर आदमी होता है ना मोहल्ले का, उसके घर में जाता है और अपने इकलौते बेटे अपने गुल्लू भाई का रिश्ता उसकी बेटी के साथ करने का प्रस्ताव देता है। अब ये सुनकर तो वो साला गरीब सरप्राइज हो गया और उसे एक बार भी ये बात समझ में नहीं आई कि जब शेर खुद हिरण को खाना देने आए तो इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। अरे वो तो पेड़ पर बैठा तोता भी देख लेता है, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ है, इनमें से कोई भी आगे आकर नहीं बोलेगा मैं आपकी बेटी को रानी बनवा रखूंगा बाबूजी। बल्कि इनमें से तो एक बूढ़ा निकलकर बोलता है, अरे जब शादी करने वाले ही ने इतना सब कुछ कह दिया। अरे बुढ़े, तुझे इतनी ही चुल मची है तो अपनी बेटी का हाथ क्यों नहीं दे देता। अब इन जैसे लोगों की वजह से ही बहुत से घर की बेटियां नरक में झोंक दी जाती हैं क्योंकि ये लोग सामने वाले को उकसाते रहते हैं और जो मेन बंदा होता है उसको सोचने का मौका ही नहीं देते। अब वो जो पॉपुलर बंदा यानी कि वो गरीब था वो अपनी बेटी की शादी गुल्लू भाई से करवा देता है और इस वजह से मिनिस्टर इलेक्शन को जीत जाता है क्योंकि वो तो एक गरीबों का हमदर्द है क्योंकि उसने एक गरीब की बेटी से बिना दहेज लिए शादी की है। लेकिन क्या अपना गुल्लू भाई गरीब की बेटी कमला के साथ खुशी खुशी रहेगा? अजी घंटा, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। वो एक नंबर का ठरकी मानुष है और उसको अलग अलग तितलियों की सवारी करनी है, इसलिए वो अपनी सावित्री को छेड़ने जाता है और जब वो जबरदस्ती किस करने वाला होता है तो हमेशा की तरह अपना मिथुन दादा बीच में आकर अपनी लंबी टांगे अड़ा देता है, जिससे होता क्या है, पुलिस केस बनता है, मामला कोर्ट में पहुंच जाता है और कोर्ट में क्या हुआ, सावित्री उल्टा मिथुन दादा को ही फंसा देती है कि गुल्लू तो बड़ा शरीफ बच्चा है और उसको छेड़ने की कोशिश तो मिथुन दादा ही कर रहा था। बड़े खतरनाक लोग हैं, सिस्टम पार देंगे। गुल्लू उसको बचाने आया तो मिथुन दादा ने उसको पीट डाला। देखा, इसीलिए बोलता हूँ लड़कियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इनका दिमाग घुटनों में होता है और ये कभी भी पलट सकती हैं। अब तो मिथुन दादा को 15 दिन की जेल हो गई है तो जेल में सावित्री उसके लिए खाना भी लाती है, बताती है कि सेवक राम ने उसको मजबूर कर दिया था झूठ बोलने के लिए। अरे तुझको मजबूर कर ही दिया था तो अब यहाँ पर आकर सिंपैथी दिखाने का क्या कारण है। और मैडम का तो ये कहना है कि उसने पहली बार उसके लिए खाना बनाया और अपने हाथ भी चला लिए। अब मिथुन दादा उसका सेक्रीफाई देखकर एक धर्मात्मा बन गया और उसके पीछे प्रेम पंछी बन बैठा। अरे हबसी क्या कर रही है, उसने बस हाथ ही तो पकड़ा है, ऐसा ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है। Women. ये जल्दी से ले लेता हूँ, कोई देख तो नहीं रहा है। खराब हो जाएगा, मैं माँ
अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अब मिनिस्टर अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए गरीबों की झोपड़ी तोड़वाकर वहां पर एक 5 स्टार होटल बनवाना चाहता है अपनी बहू कमला के नाम, और इसके लिए वो अपनी समधी की मदद लेना चाहता है। लेकिन उसका समधी उसको साफ मना कर देता है, कहता है कि वो पैसों का लालची नहीं है जो थोड़ी सी रकम में बिक जाएगा। अरे डायलॉग वायलॉग तो होता रहेगा, सबसे पहले दारू उठा लेता हूँ। क्या तकलीफ है इनको? गरीब इंसान को रिश्तेदार बनाया है, लालची इंसान को नहीं। इसके बाद गुल्लू 5 स्टार होटल का प्लान लेकर जब कमला के पास जाता है तो कमला साफ मना कर देती है कि वो अपने लोगों को धोखा नहीं देगी और उन लोगों को अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देगी, और उल्टा दुनिया के सामने उन्हीं की पोल खोल देने की धमकी देती है। तो इस सिनेरियो में क्या एक्शन लेना ठीक रहेगा? हाँ गुल्लू भाई, एक और मारो। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अरे वो सब तो ठीक है दीदी, तुम इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? और ऊपर से हमें डरा भी रही हो। अब तो कमला मारी जाती है और उसकी मौत को एक एक्सीडेंट दिखाने के लिए दोनों बाप बेटा उसको आग लगा देते हैं और बहाना बनाते हैं कि वो तो खाना बनाते हुए जल गई। अब इसका केस कोर्ट में चल रहा है, जो कि इसकी सुनवाई अपनी सुमित्रा को ही करनी है। तो अपने बेटे को बचाने के लिए मिनिस्टर एक गुंडे बदमाश लुच्चे आदमी के पास जाता है, और वो कौन है? अरे और कौन ही हो सकता है, इन सब कामों में तो अपना शक्ति भाई आगे रहता है। और वो मिनिस्टर को बेफिक्र रहने को बोलता है कि वो अपनी एक माल को सुमित्रा के घर पर भेज देगा। शक्ति भाई एक लड़की को नौकरानी बनाकर सुमित्रा के घर पर भेज देता है, जहां पर वो नौकरानी छोटे भाई को अपनी अदाओं में फंसा लेती है और उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करके उसकी फोटो भी ले लेती है और अपनी सुमित्रा को ब्लैकमेल करने लगती है कि उसको गुल्लू भाई के हक में ही फैसला सुनाना पड़ेगा। लेकिन सुमित्रा ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा समझदार है। वो अपने छोटे भाई की शादी नौकरानी के साथ करवा देती है ताकि गुल्लू भाई को कड़ी से कड़ी सजा दे सके। अब यहाँ पर भी एक झोल है। अब वो जो शराबी होता है वो अपनी सुमित्रा का एक्स हस्बैंड होता है, जिसको डोमेस्टिक वायलेंस और दूसरे कारणों की वजह से उस सुमित्रा ने उसको छोड़ दिया था। और जो सपना है वो सुमित्रा की ही बेटी है, और सपना को लगा था कि सुमित्रा का छोटा भाई उसके साथ शादी करेगा। अब एक बात बताओ यार, दिमाग लड़ा कर देखे तो छोटा भाई सुमित्रा का सगा भाई है और सपना सुमित्रा की सगी बेटी है, और सपना छोटे भाई से प्यार करती है, यानी एक सगी भांजी अपने सगे मामा से ही प्यार करती है। नहीं मतलब वाह, बहुत बढ़िया। मैंने शुरू में बोला था ना कि डायरेक्टर धतूरा खाकर मूवी बना रहा है। छोटे भाई की शादी नौकरानी के साथ हो गई थी, तो वो अपना हनीमून मनाने के लिए एक होटल में जाता है। तो वहाँ पर शराबी बाप और सपना छोटे भाई से बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं, और अपना लुच्चा गुंडा शक्ति भाई भी वहाँ पर आकर नौकरानी को टपका जाता है, क्योंकि नौकरानी ने उसको धोखा दिया था। उसको भेजा था सुमित्रा को बदनाम करने के लिए, और वो उसकी भाभी बनकर बैठ गई। अब तो छोटा भाई भी गुल्लू भाई की तरह ही कोर्ट में फंस गया है, और उसका फैसला भी सुमित्रा को ही करना है। अब मिनिस्टर देखना चाहता है कि सुमित्रा क्या फैसला लेगी। अगर वो अपने भाई को बचाती है तो उसको गुल्लू भाई को भी छोड़ना पड़ेगा, और इन्हीं सब से बचने के लिए सुमित्रा जज के ओहदे से इस्तीफा दे देती है और अपने छोटे भाई का केस खुद लड़ने का फैसला कर लेती है। शराबी बाप सपना को लेकर बचपन से ही सुमित्रा से अलग रह रहा था, और अपनी बेटी के खानों में सुमित्रा के लिए जहर भर रहा था कि वो तो उनको छोड़कर अपने आशिक के साथ भाग गई। और मौका मिलने पर सपना जब सुमित्रा को इसके लिए सुना रही थी तो सुमित्रा पहले तो उसको एक बढ़िया सा थप्पड़ मारती है और उसको अपनी कहानी बताना शुरू करती है। सुमित्रा ने नौकरी के चलते शराबी बाप के साथ शादी की थी, लेकिन उनके घर के हालात ठीक नहीं रहते थे, क्योंकि शराबी बाप का कहना था कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन में हाथ थोड़ा तंग है, इसलिए वो ज़्यादा खर्चे नहीं उठा सकता। इसलिए सुमित्रा को अपने भाई बहनों को घर से निकालना होगा, जबकि सुमित्रा अपने 3 सगे भाई बहनों और खुद की 2 लड़कियों को साथ लेकर घर में रहती थी, और वो नहीं चाहती थी कि उसके भाई बहन दर दर की ठोकरें खाते फिरें, इसलिए वो शराबी बाप के साथ झगड़ा कर लेती है। अब देखो यार, यहाँ पर शराबी बाप की बातों में लॉजिक तो है, क्योंकि सुमित्रा बस फीलिंग के चलते ही सोच रही है, वो दिमाग से काम नहीं ले रही है। अब जरा तुम भी इमेजिन करो कि एक अकेले बंदे के खर्चे निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, और यहाँ पर तो खुद के बच्चे हैं, बीवी है, और उस
और साथ में बीवी के भाई बहन भी हैं और उनके खर्चे भी हैं और खुद के खर्चे रह गए वो अलग। अब दिवाली या कोई भी त्यौहार होगा तो सभी के नए कपड़े चाहिए होंगे, मिठाई चाहिए, तीनों बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा और साथ में अपने बच्चों को भी भेजना पड़ेगा। और रोजाना क्या चटनी रोटी खाओगे? खाने के लिए भी तो अच्छा खाना चाहिए और एक आदमी इतना कुछ मैनेज कैसे कर सकता है? अब देखो, मैं तो शराबी बाप की इन बातों से टोटली एग्री हूँ, क्योंकि यार खर्चा निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब तुम ही खुद से लगा कर चलो कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के खर्चे उठाने में पसीना पसीना हो जाते हो और यहाँ पर तो शराबी बाप इतने सारे इंसानों को झेल रहा था। प्रेजेंट में वापस आते हैं तो कोर्ट में केस चलता है और उस केस में शराबी बाप अपनी गलती मान लेता है कैसे भी करके, और वो इस बात को कबूल कर लेता है कि उसने कोर्ट में सुमित्रा के भाई को फंसाने के लिए झूठी गवाही का इस्तेमाल किया था। अब तो मिनिस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात हो गई है और वो कैसे भी करके इस केस को जीतना चाहता है और अपने बेटे गुल्लू भाई को जेल जाने से बचाना चाहता है। तो वो एक हथकंडा अपनाता है और वो जो गरीब होता है उसको 50 लाख रुपए देकर बात को रफा दफा करने को बोलता है और कोर्ट में झूठी गवाही देने को कहता है, लेकिन वो गरीब मना कर देता है। हालांकि अपना लुच्चा गुंडा शक्ति भाई उसको धमकी भी देता है कि अगर गरीब ने वो पैसे नहीं लिए तो शक्ति भाई उसके गरीब बस्ती वालों को जला डालेगा, मार डालेगा। अब देखो, मुझे वही बात याद आ रही है कि ये जो सारा गरीब होवे वो अपने आदत से गरीब होवे, क्योंकि देखो, एक तो उस गरीब की बेटी चली गई, ऊपर से उसके खाने के लाले हैं और उसकी बाकी जिंदगी भी गरीबी में ही बीतने वाली है, जबकि वो जो झोपड़ी पट्टी वाले लोग थे वो उसको सहारा भी नहीं देंगे। और ये जो कुछ भी हो रहा है उन झोपड़ पट्टी वालों की वजह से ही तो हो रहा है। उन्हीं की वजह से गरीब की बेटी गुल्लू भाई के जाल में फंसा दी गई और कमला उन्हीं गरीबों के लिए लड़ते हुए शहीद हो गई। तो इन सब में किसको क्या मिला और किसने क्या खोया? अब देखो, जो वो बस्ती वाले थे उन्होंने तो अपनी दो बात बोलकर काम खत्म कर लिया। अब यहाँ पर जिंदगी बर्बाद किसकी हुई? उस गरीब आदमी की हुई और उस बेचारी लड़की कमला की हुई, क्योंकि ये दोनों ही उन गरीबों के लिए लड़ते रहे। और खोया किसने? इन दोनों बाप बेटी ने, जबकि वो झोपड़ी पट्टी वाले लोग अभी भी गरीबों वाली जिंदगी ही जी रहे हैं और मस्त खा पी रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ या फिर उस गरीब के साथ क्या हो रहा है, जबकि वो गरीब बुढ़ा उन 50 लाख रुपए को लेकर बढ़िया जिंदगी जी सकता था और बाकी बची जिंदगी को ऐश के साथ बिता सकता था, जो कि उसने जवानी में मिस कर दी थी। अब देखो, उनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। अब रही गुल्लू भाई की बात, तो उसके पास तो लड़कियों की लाइन लगी रहती है, क्योंकि उसका बाप मिनिस्टर है और उनके पास तो बहुत पैसा भी है और छोटा भाई भी अभी जवान है और अपनी बहन के नाम का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को सेटल कर सकता है। और इससे ज़्यादा बकवास मैं और नहीं कर सकता। मैं तो जा रहा हूँ घोड़े बेचकर सोने। और फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।